in this video, we will do multiple choice questions and assertion and reasoning question based on societal impacts IP class 12. Okay, so let us start with the first question. What is the name of the IT law that India is having in the Indian legislature? इंडिया में जो IT law follow किया जाता है वह कौन सा है? ओके तो इंडिया में जो IT लॉ फॉलो किया जाता है वो है इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और यू कैन से IT एक्ट 2000. ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और यू कैन से IT एक्ट 2000. ओके तो ये क्या है? इट इज अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये क्या है? ये लॉ फॉलो किया जाता है इंडिया में जो भी साइबर क्राइम होता है उसके लिए. ओके इसके अंदर बहुत सारे लॉस हैं जिनको फॉलो किया जाता है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो आपका इंटरनेट के थ्रू लेन देन होता है, सेल परचेस होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको भी इस लॉ के हेल्प से हैंडल किया जाता है. फाइन. ओके सॉफ्टवेयर डेट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड. वो सॉफ्टवेयर जिसको क्या किया जा सकता है, आराम से उसको एक्सेस किया जा सकता है, मतलब फ्री में उसको एक्सेस किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसा होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर आप इसको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. फाइन. इसका जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. ओके उसमें अगर आप सोर्स कोड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट. एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस, और इसके लिए आपको पे नहीं करना होता क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है. ओके सॉफ्टवेयर डेट कैन बी फ्रीली एक्सेस, जिसको आसानी से फ्री में एक्सेस किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप बोलते हो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. और यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे टिक कर दोगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके एंड इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ओके कौन से इक्विपमेंट्स? ये किसको इंक्लूड करता है? ये हमारे ओल्ड या फिर डिस्कार्डेड जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कवर करता है. लाइक कंप्यूटर्स हो गए, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, ओके माइक्रोवेव, तो ये इनको कवर करता है, राइट. तो यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट. तो यहाँ पे जो एग्जाम राइपेंड बनाना, ओल्ड क्लोथ्स, एम्प्टी सोडा कैंस, ये नहीं है. जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है, right, this is the correct answer. And old computer. Okay now next question. Legal term to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is called. जो हम rights होते हैं किसके? क्रिएटर के, उसके खुद के ओरिजिनल वर्क के, ठीक है, या आर्टिस्टिक वर्क के, उन राइट्स को हम क्या बोलते हैं? कौन से राइट्स होते हैं? वो होते हैं हमारे कॉपीराइट, राइट. ओके तो ये कॉपीराइट क्या है? इट इज द लीगल राइट ऑफ द ऑनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो हम अपने ब्रेन से क्रिएट करते हैं, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके क्रिएट करते हैं, वो प्रॉपर्टी. तो ये कॉपीराइट क्या है? उसके राइट्स हैं. ओके कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी, मतलब कोई और उसके काम को कॉपी नहीं कर सकता. फाइन. ओरिजिनल क्रिएटर ही अपने वर्क को मॉडिफाई कर सकता है. ओके राइट. अगर उसको किसी और को राइट्स देने हैं, ओके तो वो दे सकता है खुद. अदरवाइज कॉपीराइट का मीनिंग क्या है? ओरिजिनल क्रिएटर, जिसने वो वर्क क्रिएट किया है, राइट. जैसे आप एग्जांपल ले लो, बुक्स क्या होती है? कॉपीराइट होती है. जिस ऑथर ने लिखी है वो उसी का ही कॉपीराइट होता है. किसी ने म्यूजिक बनाया है वो उसका कॉपीराइट है, वो कोई और स्टील नहीं कर सकता, कोई और अपने नेम से नहीं उसको प्रेजेंट कर सकता. पेंटिंग्स, म्यूजिक, ओके मूवीज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो ये सब क्या है? ये कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने इंटेलेक्ट का यूज करके क्रिएट करता है. ओके तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं कॉपीराइट. फाइन. नाउ नेक्स्ट, स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड representing
इट एज ऑन वर्क इज कॉल्ड, किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना, चुरा लेना और उसको अपने नाम से प्रेजेंट करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। ओके, प्लेगरिज्म क्या होता है? किसी और के वर्क को, इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना। मान लो किसी और ने बुक लिखी है, आपने क्या किया, उस बुक का सिर्फ कवर चेंज कर दिया, बाकी वो बुक एज इट इज है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या है? प्लेगरिज्म, राइट? ओके, किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करना, इसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। फाइन, ओके। द डिजिटल ट्रेल्स क्या होता है? निशान, चिन्ह, ओके, विच गेट क्रिएटेड एज अ पर्सन्स इंटरनेट यूसेस यूजिंग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन इंटरनेट को यूज करता है, ओके, कंप्यूटर्स की हेल्प से, स्मार्टफोन की हेल्प से, या फिर गेमिंग कंसोल टैब्स की हेल्प से, तो क्या होता है? वो कुछ क्या करता है? निशान छोड़ता है, कुछ क्या कह रहे हैं? ट्रेल्स मीन्स उसकी कुछ हिस्ट्री वहां पे सेव हो जाती है, राइट? तो उसको क्या कहा जाता है? अगर कोई पर्सन किसी भी डिवाइस के ऊपर इंटरनेट को यूज कर रहा है तो क्या होता है? उसकी कुछ डिजिटल ट्रेल्स द काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट पर्सन इज डूइंग, मीन्स उसकी हिस्ट्री, वो क्या कर रहा है, कैसी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, कौन कौन सी साइट्स पे जा रहा है, ओके, और उसने क्या क्या किया, गेम्स खेली या चैट करी, तो ये क्या होता है? ये उसका डिजिटल ट्रेल होता है, उसके निशान होते हैं कि उसने क्या क्या किया। फाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, राइट? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, What is the broad term covering computer viruses, worms, trojan, adware? तो different types के computer viruses होते हैं, ओके, तो हम एक जो combined term सबके लिए यूज करते हैं, ओके, एक collective term, तो वो होती है malware। फाइन, तो यहाँ पे क्या है? अ ब्रॉड टर्म, एक बड़ी टर्म जो इन सब को कवर कर लेती है, वो है malware। फाइन, ओके। Dash is an attempt where a hacker tries to divert network traffic to a bogus site। कौन सा अटेम्प्ट होता है जिसमें हैकर क्या करते हैं? आप टाइप तो करते हो एक्चुअल वेबसाइट के लिए, ओरिजिनल वेबसाइट के लिए, लेकिन वो आपको कहाँ ले जाते हैं? फेक वेबसाइट पे ले जाते हैं, बोगस साइट पे ले जाते हैं। इस अटैक को हम बोलते हैं फार्मिंग अटैक, राइट? दिस इज कॉल्ड एज फार्मिंग अटैक। फार्मिंग अटैक में क्या होता है? आप ओरिजिनल वेब एड्रेस टाइप करोगे किसी भी वेबसाइट का, लेकिन क्या होगा? आपको कहाँ पे ले जाएगा? जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है वो आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है, जो बिल्कुल रियल वेबसाइट जैसी ही होती है, ओके। और जैसे ही वंस ऑन द फेक साइट, हैकर विल आइदर अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या करेंगे? अगर आप एक फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वो आपसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट? तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फार्मिंग अटैक। फाइन, now we have IAD means, what is the full form of IAD, right? तो IAD क्या होता है? IAD is इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ऑप्शन ए, राइट? इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जब आप बार बार इंटरनेट यूज करते हो, आपको एंजाइटी होती है अपने मेल्स को चेक करने के लिए या किसी मैसेज का वेट करते हो, राइट? आप बार बार अपडेट्स को चेक करते हो, नोटिफिकेशंस को चेक करते हो, तो ये क्या होता है? इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर होता है। ये आप मतलब ये इट में लीड टू एंजाइटी, ये आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है, डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में जाते हो, ओके। लो सेल्फ एस्टीम, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, ओके। स्लीप डिसरप्शन मीन्स आपको नींद आना कम हो जाता है। तो क्या होता है? IAD इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होता है? ज्यादा इंटरनेट को यूज करने की वजह से होता है। फाइन, now an unsolicited mail or message and discriminately sent to a large number of persons without their consent is called unsolicited। क्या होता है? जो मांगा नहीं गया है,
नॉट आस्क्ड फॉर, राइट, मतलब हमने उसको नहीं मांगा, ऐसे मेल को हम नहीं चाहते, बट वो क्या है, बल्क में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स के पास उनकी कंसेंट के बिना भेज दिया जाता है, राइट तो इस टाइप के मेल्स को क्या कहते हैं, हम स्पैम बोलते हैं। और आपने मोस्टली देखा होगा, आपके स्पैम फोल्डर में आप चेक करो तो बहुत सारे मेल्स आते हैं, क्यों, जो मेल अकाउंट्स होते हैं उन्होंने एक सेपरेट फोल्डर इसके लिए क्रिएट कर देते हैं कि जो फालतू के मेल्स आते हैं ना, ठीक है, स्पैम मेल्स आते हैं, वो उसको वहां पे स्टोर कर देते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये यूजलेस मेल्स हैं जो क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड कर दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है स्पैम। फाइन, नाउ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम विच सेंड्स कॉपीज ऑफ itself to other nodes on the computer network without any user intervention is called। अब एक टाइप का कंप्यूटर वायरस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वॉर्म, राइट। अगर ये नेटवर्क के में है, नेटवर्क में किसी कंप्यूटर पे है, तो क्या होगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता रहता है और नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे सेंड करता रहता है। फाइन, और अगर स्टैंड अलोन कंप्यूटर है तो ये क्या करता है, इतनी कॉपीज क्रिएट करता है, स्टैंड अलोन मतलब जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, उस कंप्यूटर का ये पूरा का पूरा उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, इतनी स्पेस मेमोरी ब्लॉक कर देता है क्योंकि खुद की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता रहता है। ओके, तो ऐसा वायरस जो मल्टीपल कॉपीज अपनी क्रिएट करता है, फाइन, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वॉर्म, और यू कैन से सिंपली वॉर्म। ओके, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, DOS is termed as, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं वहां पे एक टर्म आता है DOS, राइट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डेनियल ऑफ सर्विस, राइट, ऑप्शन बी, डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अटैक, राइट। ये क्या होता है, ये डेनियल ऑफ सर्विस मींस अगर आप कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं तो उस सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओके, बाय फ्लडिंग द टारगेट विथ ट्रैफिक। मान लो आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाएगा कि वो वेबसाइट आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, फाइन। या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर सोर्स जो आप एक्सेस करना चाहते हो वो क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, फाइन। यहाँ पे इसका डॉस का क्या मतलब है, डेनियल ऑफ सर्विसेज मींस आप वो सर्विस अचीव कर ही नहीं पाओगे। ओके, इस अटैक की वजह से आप, डेनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक की वजह से आप जो सर्विस एक्सेस करना चाहते हो वो सर्विस आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, फाइन। नाउ अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स वेबसाइट अगेंस्ट बॉट्स क्या होते हैं, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म फॉर रोबोट, ठीक है, रोबोट को हम बॉट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाय जनरेटिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट दैट ह्यूमंस कैन पास बट करेंट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट। ओके, तो क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ह्यूमन बीइंग यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोनोमस प्रोग्राम्स या रोबोट्स उसको यूज कर रहे हैं, हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैप्चा। ओके, कैप्चा का यूज करते हैं। कैप्चा क्या है, इट इज अ प्रोग्राम, और आप कह लो एक प्रोग्राम है या सिस्टम है जो डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमन को मोबाइल से, राइट। ह्यूमन बीइंग को मशीन से, नॉट मोबाइल, ह्यूमन बीइंग को मशीन से डिस्टिंग्विश करता है, फाइन। फिर से देखो, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स, तो कैप्चा इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स वेबसाइट अगेंस्ट बॉट्स बाय जनरेटिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट दैट ह्यूमन कैन पास। तो ये कैप्चा क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, या सिस्टम है जो क्या करता है, ऐसे टेस्ट क्रिएट करता है जिसको ह्यूमन बींग्स तो पास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर उससे इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट से या रोबोट इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट से, तो वो उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। ओके, लाइक जैसे आपसे पूछा था क्लिक इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में क्लिक करो, तो ह्यूमन बीइंग तो समझ जाएगा, रोबोट्स इसको नहीं समझ सकते। या फिर आपको कहा जा सकता है आइडेंटिफाई स्ट्रेच लेटर्स और नंबर्स को स्ट्रेच करके लिख दिया जाए, मतलब उनको लंबा करके या पुल करके लिख दिया जाए कि उनको आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन इसको नहीं समझ पाएगी बट ह्यूमन बीइंग इसको समझ सकते हैं, फाइन।
ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड बाय अ कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर वायरस अटैक करते हैं तो क्या क्या ऑल्टर करेंगे या मॉडिफाई करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। स्पीड ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी इसको भी इफेक्ट करते हैं कंप्यूटर वायरस। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो भी करप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। ओके, अगर वायरसेस अटैक करते हैं सिस्टम पे तो इन सबको वो क्या करेंगे? अटैक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। फाइन, ओके, सो द आंसर इज डी। ओके, अ सेंटिनल प्रोग्राम, सेंटिनल प्रोग्राम कौन सा होता है? ऐसा प्रोग्राम जिसको हम एज अ गार्ड, ओके, एज अ गार्ड, एज अ सोल्जर लेते हैं। ओके, जिसका काम क्या है? जिसका काम है वॉच करना, चीजों को देखना, राइट, प्रोटेक्ट करना। अ सेंटिनल प्रोग्राम विच ट्राइज टू प्रोटेक्ट, तो ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है? कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ट्राइज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डेटा लॉस, ओके, उसको डेटा लॉस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम फाइल्स, ओके, उसकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करने, उसका डिस्ट्रक्शन ना हो इसके लिए प्रोटेक्ट करता है। एंड अटैक ऑफ एनी एक्सटर्नल थ्रेड्स लाइक वॉर्म और वायरस इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, उसका डेटा लॉस ना हो, उसकी फाइल्स डिस्ट्रक्ट ना हो, ओके, और वहां एक्सटर्नल अटैक्स ना हो, लाइक वॉर्म या वायरस का अटैक ना हो, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है? ये सबको बच्चों को पता है, एंटी वायरस प्रोग्राम। अपने सिस्टम में डलवाते हैं इसको टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स लाइक वायरसेस। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कौन सा है? एंटी वायरस। फाइन, ओके, द नेक्स्ट, डैश इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। ये एक सिक्योर टेक्निक है जिसकी हेल्प से डेटा को सेफली नेटवर्क के पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये कौन सी, डेटा को किस फॉर्म में जब डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क में तो किस फॉर्म में ट्रांसफर करते होता है? वो होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एनक्रिप्शन। ओके, एनक्रिप्शन इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। ओके, तो ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? इट कन्वर्ट्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू एन अल्टरनेटिव फॉर्म। क्या होता है? जो आपकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, राइट, कोडेड फॉर्म में, या आप उसको बोल दो स्क्रैम्बलिंग डेटा, उसको इस तरीके से कोड बना दिया जाता है, इस तरीके से स्क्रैम्बल कर दिया जाता है कि अगर वो डेटा हैक हो जाए इन बिटवीन नेटवर्क में तो वो समझ ना आए, राइट। तो क्या होता है? डेटा फिर क्या होता है? वो प्रोटेक्ट हो जाता है इस वे से, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन। फाइन, नाउ नेक्स्ट, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन है मतलब कॉम्बिनेशन है किसका? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मींस टेलीफोन लाइंस, वायरलेस सिग्नल्स एंड कंप्यूटर्स as well as other devices like softwares, right, middleware, audio visual devices, right। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं आईसीटी। बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या जो मोटिव है वो क्या है? वो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ओके, थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइसेस, राइट। समझ आया? यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दोनों को कंबाइंड करते हैं। फाइन, ओके, नाउ वी हैव ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच अलाउस वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन विद पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है? जो कंपनीज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में डेटा शेयर करते हैं, वो किस फॉर्म में शेयर करते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर करते हैं, राइट। यहाँ पे पेपर्स को शेयर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू डेटा को शेयर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से डेटा को शेयर किया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट। कौन सा डेटा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। फाइन, okay, no, next question, proprietary software is a software which is available। proprietary software कौन से होते हैं?
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑन पेइंग लाइसेंस फी, हमें लाइसेंस के लिए पे करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय इट्स ओनर, ओके, यूजली अ लार्ज कंपनी। जैसे क्या होता है, ये जो इनका कंप्लीटली जो ओनरशिप होती है वो क्रिएटर के पास ही होती है। लाइक डिफरेंट कंपनीज है हमारी, यहाँ पे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आप एडोब फोटोशॉप लेते हो तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओके। और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसका जो कोड होता है, सोर्स कोड, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो आप उसको जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या होता है, आपके पास सोर्स कोड आ जाता है, आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आप टच भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो कंप्लीटली किसका उस पर राइट होता है, जिसने उसको क्रिएट किया है। फाइन, okay. Now the process of reselling old electronic goods at lower prices is called, जब आप क्या करते हो, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कम प्राइस पे क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो, रीसेल कर देते हो। मतलब दोबारा उसको, आपने एक बार उसको लिया, बाय किया, अब आप उसको रीसेल कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफर्बिशिंग, राइट। ऑप्शन ए। फाइन। Dash is a kind of cybercrime in which attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data। ऐसा कौन सा साइबर क्राइम होता है जिसमें क्या होता है, आपका डेटा हैक कर लिया जाता है, फिर आपको ट्रेट्स दी जाती हैं कि अगर आपको आपका क्रूशियल डेटा चाहिए, आपको आपका इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, तो इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये किस टाइप का साइबर क्राइम होता है, इस साइबर क्राइम को हम बोलते हैं रैंसमवेयर, राइट, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा हैक करने के बाद आपको उस डेटा को लौटाने के बदले में आपसे पेमेंट मांगी जाती है, इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। फाइन, okay. Now next, Dash is an activity where fake websites or emails that look ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर। ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, आप के सामने फेक वेबसाइट्स सेंड की जाती है या ईमेल सेंड किए जाते हैं जो आपको बिल्कुल लेजिटिमेट लगते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, राइट, ओके, बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं। तो आप क्या करते, समटाइम्स क्या होता है, हम उन फेक वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, फेक ईमेल्स पे लिंक्स दिए होते हैं, उन पर क्लिक कर देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम हैक हो जाता है। फाइन। तो इस एक्टिविटी को या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट, हैकर्स ट्राई टू ब्रेक सिक्योरिटी सिस्टम। हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मीन्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, ओके। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, फाइन, तो क्या होगा, अब वो आपका फेसबुक आपके नाम से रन करेंगे, आपका अकाउंट, ओके। आपके अकाउंट से वो डिफरेंट लोगों को यूजलेस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो आपकी है लेकिन यूज कोई और कर रहा है, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे, ओके। फॉर मॉनेटरी गेन, आपके सिस्टम को हैक करके आपकी जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है, वो हैक करके उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। टू लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करने के बाद ये तीनों प्रोसेस कर सकते हैं, ये तीनों चीजें कर सकते हैं या इनमें से कोई एक चीज कर सकते हैं। फाइन, ओके, ओके। हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड, जब हम एक पॉजिटिव इंटेंट लेकर हैकिंग करते हैं, किसी कोई सिस्टम हैक करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। मान लो क्या आप चाहते हो कि कुछ अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, ओके। तो आपको, जैसे पुलिस है, किसी का वो फोन हैक करके या सिस्टम हैक करके वो क्या कर सकता है, वहां से डेटा लेते हैं, उसको एथिकल हैकिंग कहा जाता है। जहां पे क्या है, आपको जो अटैकर्स हैं, राइट, ओके, उनको उनके ही अटैकर्स, मान लो अटैकर्स ने अटैक करके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया है,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया है, तो यहाँ पे एथिकल हैकर्स क्या करेंगे, उस हैक जो सिस्टम हैक हो चुका है उसको दोबारा से अपने पास लाने के लिए क्या करेंगे, एथिकल हैकिंग का यूज करेंगे, अगेन उसको हैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव इंटेंट है, फाइन, तो इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। फाइन, नेक्स्ट, डैश पैकेज कम्स अंडर FOSS। FOSS क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन से पैकेजेस हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस, ये जो आपने यूज किया होगा 10th क्लास में, लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस दोनों ही कौन से हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स हैं। हम इनको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव, राइट। नाउ, डैश इज द अनऑथोराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या होता है, आपको जब आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है कि आप इतने ही सिस्टम पर उसको इंस्टॉल कर सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको इंस्टॉल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसका बहुत ज्यादा अनऑथोराइज्ड यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को उसको इंस्टॉल कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। फाइन, जब आप एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार डिफरेंट डिवाइसेस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ पे आप लाइसेंस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओके, FOSS स्टैंड फॉर, FOSS क्या है हमारा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपके लिए और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंज कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कम अंडर FOSS। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो FOSS के अंडर आता है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसके सोर्स कोड में भी आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास उबंटू, राइट। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये FOSS के अंडर आता है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें अमेंडमेंट्स भी, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। फाइन, okay, next, GPL is primarily designed for providing public license to a, GPL क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। फाइन, Which of the following is popular category of public licenses? कौन सी यहाँ पे पब्लिक लाइसेंस है हमारे पास जो GPL है वो भी क्या है, पब्लिक लाइसेंस है, एंड CC क्रिएटिव कॉमन्स, राइट, ये भी क्या है, पब्लिक लाइसेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होगा जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या करता है, आप देयर इज नो लिमिट टू कॉपिंग द कोड, आप इसके जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आप जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है उसको आप कॉपी कर सकते हो, ओके, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, राइट। और आप इसको अगर जनरल पब्लिक लाइसेंस है तो आप सॉफ्टवेयर के कोड को कॉपी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो। फाइन, राइट, ओके। अब यहाँ पे जो क्रिएटिव कॉमन्स होता है उसमें क्या होता है, आप क्या करना होता है, जब आप इसको यूज कर रहे होते हो तो आपको इसके ऑथर को एक्नॉलेज करना होता है, राइट। इसके ऑथर को आपको आइडेंटिफिकेशन देनी होती है, फाइन, कि आप ये सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो उसका ऑथर कौन है। ओके, आप इसके सोर्स कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके, और कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ऑथर को आइडेंटिफिकेशन देना होता है। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट, GPL स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे जो इसका आंसर था, पहले हम इसको 30 नंबर क्वेश्चन था, इसमें बोथ ऑफ द अबव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, पब्लिक लाइसेंस है। फाइन, नाउ नेक्स्ट 31st, GPL स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन ए। फाइन, देन CC इन रेफरेंस टू पब्लिक लाइसेंस स्टैंड्स फॉर, CC क्या है आपका, क्रिएटिव
कॉमन्स। ओके, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस में क्या है, सॉफ्टवेयर को आप उसके सोर्स कोड को यूज कर सकते हो, राइट, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो। क्रिएटिव कॉमन्स में क्या है, आप उसको यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसके रियल ऑथर्स को एक्नॉलेजमेंट देनी होगी, राइट, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फाइन। Now, dash means unauthorized use of others' trademark on products and services. तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या होता है जहाँ जब आप किसी और के ट्रेडमार्क का यूज करते हो, अनऑथोराइज्ड यूज करते हो। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क कोई भी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, लोगो, ठीक है, जो आप अपने अपने पर्टिकुलर ब्रांड पे लगाते हो, अपने प्रोडक्ट पे लगाते हो, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, राइट। जब उसको कोई और यूज करता है, उसका अनऑथोराइज्ड यूज होता है, राइट, तो अब इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, राइट। तो ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मींस अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फाइन। Okay, next question. A dash is a type of contract between the creator of an original work permitting someone to use their work generally for some price. तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसके बीच में होता है, क्रिएटर जिसने उस काम को बनाया है, ओरिजिनल वर्क का क्रिएटर, और वो जब दूसरे लोगों को वो यूज करने के लिए देता है, राइट, परमिट करता है और उसके बदले में कुछ पैसे लेता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे वो उसको यूज करने देगा, ओके, ऑन, तो इसको हम बोलते हैं लाइसेंस देना, राइट। अगर कोई क्रिएटर अपने वर्क के लिए लाइसेंस देता है कि आपको इसको यूज करने के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये लिमिट है, और कैसे आपको यूज करना है, जो भी ऑल ओवर जो भी उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो वो किसके अंडर आती है, लाइसेंस के अंदर आती है। फाइन। अ लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज देयर वर्क, राइट, जनरली फॉर सम प्राइस। ओके, नाउ dash includes any visual symbol, word, name, design, slogan, label, etc. that distinguishes the brand from other brands. ये मैंने अभी बताया, ऐसा कोई भी सिंबल, वर्ड, नाम, डिजाइन, स्लोगन, लोगो या लेबल जो आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। फाइन। तो डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं। फाइन, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। यूला, EULA स्टैंड्स फॉर, तो इसको बोलते हैं हम EULA, और यू कैन से यूला स्टैंड्स फॉर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, राइट। ये क्या है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, जो क्या कवर करता है, ये सारी क्लॉसेस को कवर करता है जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, जो उसको बाय कर रहा है यूजर, ओके, वो क्या क्या कर सकता है, हाउ मेनी कॉपीज कैन बी इंस्टॉल, वो कितनी कॉपीज सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल कर सकता है, ओके, वो सोर्स कोड को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो इस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर ये आता है। फाइन। ओके, तो यूला क्या है, यूला है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, डैश कवर्स ऑल द क्लॉसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर परचेजेस, वो एग्रीमेंट जो सारे के सारे क्लॉजेस को, सॉफ्टवेयर परचेज के क्लॉजेस को कवर करता है। हाउ मेनी कॉपीज कैन बी इंस्टॉल्ड, कितनी कॉपीज इंस्टॉल की जा सकती हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, वेदर सोर्स इज अवेलेबल, इसका सोर्स आप के लिए अवेलेबल है या नहीं है, वेदर इट कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है नहीं, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है यूला के अंडर। ओके, यूला के अंडर मींस एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। Okay, a patent protects an invention for dash years after which it can be freely used. Okay, patent क्या होता है, बेसिकली इस इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट का यूज किया जाता है। फाइन, तो यहाँ पे पेटेंट कितने ईयर्स के लिए दिया जाता है, यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। ओके, और उसके बाद वो इन्वेंशन फ्रीली अवेलेबल कर दी जाती है। फाइन, तो यहाँ पे 20 ईयर्स का पेटेंट एक पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। पेटेंट भी क्या है, इसमें ये राइट है कि जिसने वो इन्वेंशन किया है सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है अपने मॉनेटरी गेन के लिए। फाइन, ओके, और कोई उसको नहीं यूज कर सकता। ओके,
Okay, anyone who uses digital technology along with internet is a, जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इंटरनेट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिजिटल सिटीजन भी बोलते हैं और नेटिजन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द अबव। फाइन, क्योंकि उनको डिजिटल सिटीजन भी कहा जाता है और नेटिजन भी कहा जाता है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स किस टाइप का होता है, मतलब कौन कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही करेक्ट है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, राइट। एक्टिव क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल इंटेंशनली क्रिएट करता है जो फुटप्रिंट्स, लाइक आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, ट्विटर पे पोस्ट करते हो, आप इमेजेस वीडियोस को अपलोड करते हो, ईमेल्स सेंड करते हो, फोन कॉल्स करते हो, चैट्स करते हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आ जाएगा। फाइन। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जो आप अनइंटेंशनली करते हो, लाइक आप कोई ऐप यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जो आप इंटेंशनली करते हो, आप जानते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स मीन्स जो आप अनइंटेंशनली करते हो, लाइक आप कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउज कर रहे हो, वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंडर आएगा। ओके, नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है, ओके, आप उसको रीजन की हेल्प से जस्टिफाई कर रहे हो कि वो करेक्ट है कि नहीं है। फाइन। नाउ असर्शन, प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपका सेंसिटिव डेटा है, क्रूशियल डेटा है, ओके, उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी प्राइवेसी किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेशन की हेल्प से उसकी प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको प्राइवेट बना सकते हो, राइट। तो ऑथेंटिकेशन हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मतलब मान लो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक क्रूशियल डेटा है, तो सिर्फ उस डेटा को यूज करने वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास उसको एक्सेस करने के लिए राइट्स होंगे, राइट, वो ऑथेंटिकेट होंगे। जिन लोगों को उसको एक्सेस करने के राइट्स नहीं है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फाइन। तो इस तरीके से हम सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हमारा असर्शन ट्रू है, राइट। अब हम रीजन देखेंगे। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्सेस टू द डेटा फॉर ऑल द यूजर्स। तो ये गलत है, ऑथेंटिकेशन में सारे यूजर्स को डेटा का एक्सेस नहीं दिया जाता, कुछ यूजर्स को ही दिया जाता है। फाइन, सबको नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 3, मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ओके ओके, फ्लॉज क्या होता है, फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉस भी बोलते हैं आप इसको, यहाँ पे एल हमने लगा दिया तो लिब्रे है, लिब्रे ऑफिस के लिए। फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स, यस, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फाइन, असर्शन आपका ट्रू है। देन फ्लॉस सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका सोर्स कोड भी आप अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। फाइन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, okay, now the assertion is permission given to use a product by the copyright holder is license। जो परमिशन दी जाती है कॉपीराइट होल्डर के द्वारा, जो कॉपीराइट होल्डर परमिशन देता है एक पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उसको लाइसेंस कहा जाता है। ओके, ये करेक्ट है। जब आप लाइसेंस लेते हो तभी आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है, राइट। नाउ रीजन, वन शुड नॉट यूज द कॉपीराइटेड प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग लाइसेंस। किसी को भी कॉपीराइट प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए बिना लाइसेंस लिए। ओके, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, पायरेसी हो जाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरेसी वी हैव हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Fine.
Okay, now we have the assertion intellectual property refers to the invention. intellectual property में क्या क्या आता है? intellectual property जो आपने खुद से create की है, आपने अपने brain का use करके, आपने अपने intellect का use करके जो property create की है, उसमें क्या आएगा? आपके inventions आते हैं, आपका literary work आता है, आपका artistic work आता है, design, symbols, names, logos, right? तो ये सब आपका क्या है? intellectual property है. फाइन. नाउ रीजन क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट. जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कॉपीराइट्स की हेल्प से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. फाइन. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जो रीजन है वो असर्शन का को जस्टिफाई नहीं करता है यहाँ पे, मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वो बता रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, और सेकंड में हम बता रहे हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कॉपीराइट से. ट्रू दोनों है, असर्शन भी है ट्रू और रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो हमारा करेक्ट करेंगे टू, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. ओके, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन. Okay, now assertion is the violation of intellectual property right is called intellectual property right infringement. Okay, जब आप intellectual property right को violate करते हो तो उसको बोलते हैं intellectual property right infringement, right? जब आप किसी के intellectual property को क्या करते हो, उसको steal करते हो, right? तो यहाँ पे उसको अपने नेम से प्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे IPR infringement उसको कहा जाता है. फाइन. Now रीजन क्या है? प्लेगरिज्म इज द फॉर्म ऑफ IPR इन्फ्रिजमेंट. तो प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म IPR इन्फ्रिजमेंट इज अ टाइप ऑफ IPR इन्फ्रिजमेंट. प्लेगरिज्म में क्या होता है? सेम आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करके उसको अपने नाम से प्रेजेंट करते हो तो उसको प्लेगरिज्म कहा जाता है. फाइन. तो यहाँ पे आपका असर्शन भी ट्रू है. फाइन. ओके, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज कॉल्ड IPR इन्फ्रिजमेंट, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को का वायलेशन करना IPR इन्फ्रिजमेंट कहा जाता है. और प्लेगरिज्म क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ IPR इन्फ्रिजमेंट. मींस प्लेगरिज्म क्या होता है? आप दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करते हो. फाइन. तो ये भी क्या है? IPR इन्फ्रिजमेंट है. तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप? ए, मतलब assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A. Fine. Okay, now the assertion is when a patent is granted, the owner gets an exclusive right to prevent others from using, selling or distributing the protected invention. जब पेटेंट को दिया जाता है तो ऑनर के पास ये एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो दूसरे लोगों को इससे प्रिवेंट कर सकता है, अलग कर सकता है, वो उसके जो उसने क्रिएट किया उसको ना तो यूज कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. राइट? तो इसको पेटेंट कहा जाता है. राइट? ओके, देखो फिर से, व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड द ऑनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट. ऑनर के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है टू प्रिवेंट अदर्स, दूसरों को हटा देने का, फ्रॉम यूजिंग दैट इन्वेंशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन. ठीक है, वो ना तो उसको यूज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे लोग. तो यहाँ पे हमारा असर्शन क्या है? यहाँ पे हमारा असर्शन ट्रू है. ओके, रीजन क्या है? अ पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशंस. और पेटेंट किसके लिए दिया जाता है? इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है. तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को करेक्ट करोगे. फाइन. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. फाइन. ओके, तो यहाँ पे आपने असर्शन और रीजन दोनों को ट्रू किया है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, नाउ द असर्शन इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एज योर ओन इज प्लेगरिज्म. किसी और के वर्क को और किसी और के आइडिया को अपने नाम से प्रेजेंट करना प्लेगरिज्म कहलाता है. फाइन. तो ये आपका असर्शन करेक्ट है. राइट? अब रीजन क्या है? एक्सेसिंग समवन्स इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन इज प्लेगरिज्म. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी और के इंफॉर्मेशन को उनकी परमिशन के बिना एक्सेस करना प्लेगरिज्म है. प्लेगरिज्म क्या है? सिंपल एक्सेस करना नहीं है. जब आप किसी और के वर्क को एक्सेस करते हो और उसको अपने नाम से प्रेजेंट करते हो तब वो प्लेगरिज्म होता है. फाइन. तो यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है,
बट रीजन करेक्ट नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? आप ऑप्शन सी चूज करोगे, मीन्स assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके ओके, assertion is trademark generally protect logos, names and brands। ट्रेडमार्क क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? आपके लोगोस को, नेम्स को, ब्रांड्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क यूज किया जाता है। फाइन, तो assertion आपका क्या है? ट्रू है। नाउ रीजन क्या है हमारा? प्लेगरिज्म इज अनएथिकल बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। प्लेगरिज्म क्या होता है? अनएथिकल होता है, ओके, इलीगल होता है, क्योंकि ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट, ये एक तरह की चोरी है। ओके तो आपका रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या है, assertion और रीजन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट दोनों, assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आप ऑप्शन बी को चूज करोगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, ओके, नाउ द assertion इज प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन्क्रिप्शन। आप सेंसिटिव डेटा की प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसकी हेल्प से? एन्क्रिप्शन की हेल्प से। एन्क्रिप्शन की हेल्प से मीन्स आप उस जो आपका सेंसिटिव डेटा है उसको जब नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करोगे, एनकोडेड फॉर्म में, मीन्स एक स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में जो कोई भी नहीं समझ सकता, और यू कैन से कोडेड फॉर्म में। फाइन, तो assertion आपका ट्रू है। नाउ रीजन, एनक्रिप्शन हाइड्स एंड कोड्स द डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल डेटा। एनक्रिप्शन क्या करता है? जो एक्चुअल डेटा होता है उसकी डिटेल्स को हाइड कर देता है, एनकोड कर देता है। फाइन, तो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है। तो रीजन क्या है? assertion को जस्टिफाई करता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, okay, assertion is Apple symbol in iOS software will come under a registered trademark, right? तो एप्पल का जो सिंबल होता है वो किसके अंडर आता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंडर आता है, मतलब वो एप्पल की कंपनी का ट्रेडमार्क है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। फाइन, तो assertion आपका ट्रू है। ओके अब रीजन क्या है? ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल। ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या आता है? कोई भी विजुअल सिंबल, वर्ड, मतलब कुछ भी वर्ड, नेम, कोई भी डिजाइन, स्लोगन, लेबल एक्सेट्रा। दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड, जो क्या करता है? ब्रांड को या कमर्शियल एंटरप्राइज को एक दूसरे ब्रांड से या दूसरे कमर्शियल एंटरप्राइज से अलग करता है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो assertion को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Fine, when e-waste such as electronic circuit boards are burned for disposal, जब आप e-waste को, e-waste क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्ट होता है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे आपके फोन, लैपटॉप्स, पेजर, रेडियोज, CD, DVD, राइट? जब आप उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, उनको जलाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, राइट? तो जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में वो क्या करते हैं? कुछ हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, राइट? ओके, उनको जलाने पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? दे कॉज स्किन डिजीज, एलर्जीज एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर। फाइन, तो वो कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्किन डिजीज कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, लंग कैंसर का रिस्क रहता है जिससे। ओके, तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो है बेरिलियम, राइट? जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, जलाते हो, तो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है बेरिलियम। ओके ओके, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किसके अंदर आते हैं? कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं, राइट? ये जो आपका कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है वो लोगों को दिया जाता है उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, कॉपीराइट जब मिलता है तो किसी का भी इंटेलेक्चुअल वर्क कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। फाइन, पेटेंट किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए। अगर किसी ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है तो वो उस पर पेटेंट को यूज़ कर सकता है, दैट नो अदर पर्सन कैन यूज़ हिज हर इन्वेंशन, राइट? ट्रेडमार्क क्या होता है? स्पेशल सिम्बल्स, डिज़ाइंस होते हैं, फाइन, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। फाइन,
नाउ डैश इज नॉट अ फोर्स टूल, यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फाइन, फोर्स क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है. वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसको विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट दिए बगैर, कुछ भी पैसे दिए बगैर आप जिसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ओके, और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश इज नॉट अ फोर्स टूल, कौन सा फोर्स नहीं है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है. तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, ओपन सोर्स है. मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ओपन सोर्स है, और पाइथन भी. पाइथन देखो आप फ्रीली डाउनलोड करते हो, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता. तो यहाँ पे फोर्स टूल कौन सा नहीं है, आपका गूगल क्रोम फोर्स टूल नहीं है. ओके. Next, by restricting the server and encrypting the data, a software company's server is unethically accessed in order to obtain sensitive information. किसी भी कंपनी के सर्वर को unethically access किया जाता है. ओके, उसको restrict कर दिया जाता है. सर्वर के अंदर जो भी डेटा है उसको एक कोडेड फॉर्म में, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. द अटैकर ब्लैकमेल्स द कंपनी, उसके बाद अटैकर क्या करता है, कंपनी को ब्लैकमेल करता है टू पे मनी फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा. राइट, ब्लैकमेल करता है अटैकर कंपनी को, किस लिए, पैसे देने के लिए, टू पे द मनी. ओके, इन ऑर्डर टू गेट द डेटा, अगर कंपनी को अपना डेटा चाहिए तो इसके लिए उसको अटैकर को पे करना पड़ेगा. एंड थ्रेटन्स टू पब्लिश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और क्या थ्रेटन करता है, क्या धमकी देता है कि कंपनी की जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको पब्लिक कर दिया जाएगा अनलेस प्राइस इज पेड, जब तक कि प्राइस नहीं पे किया जाता. राइट, दिस काइंड ऑफ अटैक इज नॉन एज, इस तरीके के अटैक को क्या कहा जाता है, इस तरीके के अटैक को कहा जाता है रैंसमवेयर. राइट, रैंसमवेयर क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर. राइट, एक तरीके का कंप्यूटर मालवेयर होता है जो क्या करता है, अगर किसी भी सर्वर में, किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है. ओके, और उसको कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ले लेता है. राइट, तो इस तरीके के मालवेयर को, अटैकर को क्या बोलेंगे, रैंसमवेयर. रैंसमवेयर क्यों, क्योंकि ये डेटा देने के बदले में रैंसम अमाउंट मांगता है, रैंसम मांगता है. राइट, नो, Dash is a non-profit organization that aims to build a publicly accessible global platform where a range of creative and academic work is shared freely. तो ऐसे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जिसका एम क्या है, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे लोगों के क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क को फ्रीली शेयर किया जा सके. राइट, इसके लिए किसी को भी पैसे ना देना पड़े. राइट, तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स. ओके, देखो जब आप वीडियोस डालते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी डालते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे ये होता है कि आप इसको क्रिएटिव कॉमन्स में डालना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ऑप्शन में डालना चाहते हैं. राइट, अगर आप अपने डेटा को फ्रीली अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्रिएटिव कॉमन्स ऑप्शन में डाल देंगे. राइट, तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है. डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना साइबर क्राइम है. ओके, फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या होता है, जब आप किसी के डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हो. राइट, किसी के लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट को, मतलब रियल डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर लेते हो, या किसी के बैंक के सिग्नेचर्स को कॉपी कर लेते हो. ओके, तो ये सब क्या होता है, फॉर्जरी होता है. साइबर बुलिंग क्या होता है, बुलिंग करना. ओके, इंटरनेट पे बुलिंग करना क्या होता है, साइबर बुलिंग. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है, वो क्या है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन. ओके, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना कोई भी साइबर क्राइम नहीं है. राइट, नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट, तो आपको बताना है ई वेस्ट का एग्जांपल. तो यहाँ पे राइपेंड मैंगो नहीं है ई वेस्ट का एग्जांपल. अनयूज्ड ओल्ड शूज नो, एम्प्टी कोला कैंस नो. तो आपका ई वेस्ट का एग्जांपल है आपका ओल्ड कंप्यूटर, अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स. ओके, नाउ ओ इन फोर्स स्टैंड्स फॉर, ओ का क्या मीनिंग है फोर्स के अंदर, तो फोर स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर ओपन. राइट, लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज,
एक लीगल टर्म यूज किया जाता है राइट्स के लिए। ओके, किसके राइट्स के लिए? क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, मतलब जिसने कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क क्रिएट किया है, कोई क्रिएटिव वर्क किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, ओके, उस पर्सन के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल टर्म यूज किया जाता है, वो लीगल टर्म है आपका कॉपीराइट। ओके, now dash is the trail of data we leave behind when we visit any website or use any online application or portal to fill in data or perform any transaction। जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, राइट, कहीं पे भी डेटा फिल करते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक इम्प्रेशन रहता है। ओके, ऑनलाइन इम्प्रेशन रहता है। ओके, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट, राइट। नाउ F इन FOSS स्टैंड्स फॉर, आपको FOSS की फुल फॉर्म पता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फ्री। ओके, IPR stands for इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, IPR stands for इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो एक पर्सन को दिए जाते हैं उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो उसने खुद क्रिएट की है अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, राइट, अपनी मेहनत से जो उसने खुद बनाई है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR, इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन नहीं है? यहाँ तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? वायलेशन है। यहाँ पे आप क्या करते हो? किसी दूसरे पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क स्टील करके उसे खुद का दिखाते हो। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है? आप कॉपीराइट को नहीं मानते हो, ओके, कॉपीराइट को वायलेट करते हो। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यहाँ पे आप ट्रेडमार्क को कॉपी करते हो, राइट, तो वायलेशन जो नहीं है, राइट, वो क्या है? पेटेंट, राइट। पेटेंट क्या है? IPR का ही पार्ट है। ओके, ये इसको वायलेट नहीं करता, ये इसको फॉलो करता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है? दूसरों के वर्क को और आइडियाज़ को अपना खुद का बता के शो करता है। फाइन, तो ये आपका है प्लेगरिज्म। ओके, नाउ फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई-वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट, चूज द ऑड वन आउट। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से ऑड कौन सा है। ये क्या है? ई वेस्ट का जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑड है? तो ई वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे ऑड क्या है? साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अमित डिलीटेड ऑल हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स। अमित ने क्या किया है? अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी हैं। एंड ही थिंक्स दैट हिज ट्रेसेस आर डिलीटेड कंप्लीटली, और वो सोचता है कि अब उसका जो भी उसने किया था वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इज ही राइट इन थिंकिंग सो? तो यहाँ पे इसका आंसर है नो, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो सर्वर पे होता है। आप अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हो बट वहाँ पे वो रहेगा। फाइन, द लीगल एंड रेगुलेटरी आस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट रेफर टू। इंटरनेट पर जो लीगल आस्पेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है IT एक्ट, राइट। IT एक्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये क्या है? इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। IT एक्ट क्या है? एक लॉ है इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम से डील करता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी लेन देन होता है पैसे का इंटरनेट के थ्रू, उसका पूरा वो ध्यान रखता है। ओके, No. Dash is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email। ये एक तरीके का साइबर क्राइम है जहाँ पे टारगेट या नंबर ऑफ टारगेट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, बाय समवन पोजिंग एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन। और वहाँ पे जो कांटेक्ट कर रहा है पर्सन, ओके, वो कैसे रिएक्ट करता है कि वो बहुत ही एक लेजिटिमेट, एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशन है टू लर इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा। तो वो क्या करता है? उनको लालच देता है, जिससे कि वो अपने लोगों को लालच देता है जिससे कि वो अपनी सेंसिटिव डेटा को प्रोवाइड करें, उनको दें एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन दे, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे या पासवर्ड्स दे, राइट। तो ये जो फ्रॉड होता है, ये जो साइबर क्राइम होता है, उसका क्या नेम होता है? उसको हम कहते हैं फिशिंग,
राइट जिसमें क्या होता है, फ्रॉड मेल्स के थ्रू, फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को टारगेट किया जाता है. फाइन. Now, Suhani is confused about the free operating system available in the market. सुहानी क्या है, कुछ confusion में है, उसको free operating system चाहिए. Okay. Few of her friends suggested a few operating system. उसके दोस्तों ने उसको कुछ operating systems suggest किए हैं. Okay. हेल्प हर इन चूजिंग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हर डिवाइस. तो आपको बताना है इनमें से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. तो जो आपका फर्स्ट वन है उबंटू, राइट, दिस इज द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द फोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइन. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ ईमेल. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके, रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईमेल. आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस टू अ क्लासमेट. क्लासमेट को थ्रेटनिंग मैसेज सेंड करना, धमकी भरे मैसेज सेंड करना. ओके. इन्वाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना स्कूल क्लब एक्टिविटी के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए. ओके. थर्ड इज आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क. आप अपने टीचर से हेल्प मांग सकते हो होमवर्क के लिए. एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्डिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल्स. राइट, या तो स्पैम ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ओके, दूसरों को सेंड करना, या फिर आपके पास जो आए हैं उनको रिस्पॉन्ड करना. तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल. आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो अप्रोप्रिएट, एक सही यूज है ईमेल का. फाइन. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 है और 3 सही है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड 3. स्टेटमेंट 2 इन्वाइटिंग फ्रेंड्स and 3 you can ask for help from your teacher. Fine. Now, Sahars is a student of class 9 and he is very frequent user of internet. Okay, Sahars क्या है, class 9 का student है और वो बहुत frequently internet use करता है, internet applications. One day he got an unpleasant message on his instant messenger. एक दिन उसे एक बहुत ही unpleasant message आता है अपने मैसेंजर पर. Okay, what do you think he should do? उसे क्या करना चाहिए. राइट, इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसको इग्नोर कर दो और किसी और से बात करने लग जाओ. सेकंड क्या है, रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज. उनसे बात करना, उनसे पूछना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू आर सेंडिंग अनप्लीजेंट मैसेजेस टू मी. ओके. The next one, shut down the computer and hope they will leave him alone in future. अपने कंप्यूटर को बंद कर देना और सोचना कि फ्यूचर में ये दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे. Or the last one, go to his parent, teacher or other trusted adult and let them know that he feels uncomfortable, right? या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं या टीचर के पास जाएं या किसी भी ट्रस्टेड एक अडल्ट पर्सन के पास जाएं और उसको इस मेल के बारे में बताएं, मैसेज के बारे में बताएं और ये बताएं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है. और कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए. ओके, पेरेंट्स के पास या टीचर के पास या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं. फाइन. ओके. नाउ फिजिबल मेथड्स टू मैनेज ई वेस्ट. ई वेस्ट को मैनेज करने का फिजिबल मेथड क्या है, सबसे सही तरीका क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, तो ये तीनों ही मेथड एक करेक्ट मेथड हैं. ई वेस्ट को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रीयूज़ कर सकते हो. मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स के अगर आप रीयूज़ कर सकते हो या उनको रिसाइकल कर सकते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है कि आपके ये जो तीनों मेथड्स हैं वो बहुत ही करेक्ट मेथड्स हैं, रिड्यूस, use and recycle. Fine. Then we should exhibit proper manners and etiquettes while being online. आपको एक proper manners दिखाने चाहिए, etiquettes आपको show करने चाहिए जब आप online हो. ओके, choose the right net etiquettes from the following. आपको proper net etiquettes बताने हैं, right net etiquettes बताने हैं जो आपको follow करने चाहिए when you are online. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है avoid cyberbullying. cyberbullying नहीं करनी चाहिए, this is correct one. respect others privacy, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. नो कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. ओके, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल दीज 3. ओके. नाउ Linux, MySQL and Mozilla Firefox सॉफ्टवेयर कम्स अंडर डैश कैटेगरी. तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फर्स्ट सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, जिनको आप विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो, इनके सोर्स कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हो. राइट.
नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है एंड फॉल्स है. अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर ऑफ द कंटेंट. राइट, कॉपीराइट क्या होता है, आपको राइट मिल जाता है जब आप कुछ भी कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो. तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है. ओके, इन फॉल्स सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड यूज़र से हिडन होता है, मतलब उनको ये अवेलेबल नहीं होता. बट ऐसा नहीं है. फोर्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे आप उन सॉफ्टवेयर्स के आप कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, और रीयूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है. ओके. Now, how can individuals protect themselves from identity theft? लोग अपने आप को आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचा सकते हैं. ओके, शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली ऑन सोशल मीडिया, नहीं, आपको शेयर नहीं करनी है, ये रॉन्ग है. यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट, सबका पासवर्ड सेम रखना, ये भी गलत बात है. ओके, श्रेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पीसेस में श्रेड कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो. यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं. एंड मॉनिटर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को पूरा मॉनिटर करना है. राइट, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, और जो लास्ट था आपका नेवर चेक बैंक स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. ठीक है, हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स आपको चेक करती रहने चाहिए. ओके. नो, विच एनवायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ कौन सा एनवायरमेंटल इशू बना हुआ है, जुड़ा हुआ है. ओशन एसिडिफिकेशन, नो. एयर पोल्यूशन, यस, एयर पोल्यूशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से नॉइस पोल्यूशन नहीं होता. वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एयर पोल्यूशन. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें से किस चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट नहीं करता है. फर्स्ट क्या आपका लिटरेरी वर्क इसको प्रोटेक्ट करता है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है. फाइन, किसको प्रोटेक्ट करता है, लिटरेरी वर्क को, ट्रेडमार्क को एंड पेटेंटेड इन्वेंशंस को. ओके, तो जिसको प्रोटेक्ट नहीं करता है वो आपका क्या है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज. ओके. नाउ डैश इज अ साइबर अटैक मेथड दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल्स और मैसेजेस टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिंग क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल डेटा. राइट, ये अभी हमने पहले भी किया था, इसी टाइप का एक MCQ. डैश इज ए साइबर अटैक, ये एक काइंड का साइबर अटैक होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके पास फ्रॉड ईमेल्स आते हैं. ओके, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको लर करते हैं, आपको लालच देते हैं किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए. ओके, या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए. फाइन, तो इस टाइप के अटैक को कहा जाता है फिशिंग. आइडेंटिफाई फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको फॉल्स सॉफ्टवेयर बताना है. MS विंडोज, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड लाइनेक्स. तो लाइनेक्स आपका क्या है, आपका फॉल्स सॉफ्टवेयर है. ओके. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.